Hello students, how are you? I am fine. I hope you will be also fine. Welcome to संस्कार ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो है वन डायमेंशनल मोशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशन मोशन ये काइनेमेटिक्स के पार्ट्स हैं। और काइनेमेटिक्स का हम लोगों ने मीनिंग देखा था कि मोशन का मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम जो थ्योरी पढ़ेंगे या जो इसके अंदर थ्योरी हमारा डिस्प्लेसमेंट हमको पढ़ना है, डिस्टेंस हमको पढ़ना है, स्पीड हमको पढ़ना है, वेलोसिटी हमको पढ़ना है, एक्सीलरेशन हमको पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमको इसके अंदर पढ़ना है और फर्स्ट लेक्चर में हमने इनको यहाँ तक क्लियर कर लिया था। हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों को डिटेल्स में हम लोगों ने कवर किया था एग्जाम्पल्स के थ्रू। उसके बाद में हमने वेलोसिटी को समझा था, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। और वेलोसिटी के बाद में हमने स्पीड को समझा था, स्पीड क्या होता है। इनकी यूनिट्स को हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी और स्पीड की क्या यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है। फिर हमने एक्सीलरेशन को समझा था, एक्सीलरेशन की स्पीड क्या होती है इसको हमने देखा था, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है इसको हमने देखा था। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था और साथ ही हम लोगों ने समझा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इस बात को भी हम लोगों ने समझ लिया था। साथ ही हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड जो है इसको भी हम लोगों ने समझा था, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग समझते हैं या कुछ क्वेश्चंस करते हैं एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाते हैं। तो आइए जरा हम लोग एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हम लोगों ने देख लिया था। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का क्या होता है, फार्मूला होता है। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, उससे हम लोग क्लियर करते हैं। सपोज करो एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसको ए से बी तक जाना है, ठीक है। एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ए से बी तक जाना है, जाने की स्पीड अलग है, आने की स्पीड अलग है। हमको बताना है टोटल कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल A to B by 40 या हम लेते 36 किलोमीटर पर हावर एंड रिटर्न फ्रॉम B to A 18 किलोमीटर पर हावर, then if the distance between A and B are 40 किलोमीटर, then find average स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको जो है ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड को फाइंड करना है, ठीक है। चलो पहले जो दे के रखा है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास में क्या है, गिवन इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी v1 इक्वल टू 36 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। क्योंकि हमको ऐसा यूनिट में आंसर निकालना है तो हम किलोमीटर पर हावर को या तो चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। चेंज करने का आपको फॉर्मेट पता होगा, हम क्या करते हैं इसमें 5/18 से इंटू करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम किलोमीटर पर हावर में रहने देते हैं। और V2 B से A तक आने का जो वेलोसिटी है वो कितना है, 18 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब एवरेज जो स्पीड होता है इसका जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ठीक है, चलो फार्मूला लगाते हैं। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल जाने और आने की दोनों की डिस्टेंस तो इक्वल होगी, और डिस्टेंस हमको क्या दे रखी है 40, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 40 अपॉन टोटल टाइम यानी कि T1 प्लस T2, जाने का टाइम और आने का टाइम, क्योंकि स्पीड अलग अलग है इसलिए अलग अलग टाइम हमको लगने वाला है, एक जैसा टाइम हमको नहीं लगने वाला है। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 40 यानी 80। अब टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन स्पीड, सॉरी टाइम का हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है 40 और वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी आपका 36 प्लस दूसरा भी डिस्टेंस तो है 40 लेकिन वेलोसिटी क्या है 18 है। चलो निकालते हैं अभी 80, एलसीएम निकाल लिया आपने 36 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 प्लस यहाँ पे 2 जा 18 2 जा, तो यहाँ हो जाएगा 80। अब ये 80 ये ऊपर जाएगा 80 इंटू 36 बाय 120, 0 से 0 0 गया, 12 3 जा 36, 24 किलोमीटर पर हावर। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर पर हावर। समझ में नहीं आया, एक बार और समझते हैं। एवरेज स्पीड का अगर आपको न्यूमेरिकल्स है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले आपको देख रहा हो ऑब्जेक्ट जो है ए से बी पे जा रहा है, स्पीड है उसकी ए से बी तक पहुंचने की स्पीड है 36 किलोमीटर। जैसे ये यहाँ पर ए हो गया और ये यहाँ पर बी हो गया, तो जाने का जो स्पीड है 36 किलोमीटर पर हावर और वहां से वापस आने का जो है वो 18 किलोमीटर पर हावर। यानी कहने का मतलब यह है कि ए से बी तक अगर ये जाएगा तो फास्ट स्पीड है, जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब टाइम कम लगेगा, और जब वहां से यहाँ पर आएगा तो फिर क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई है धीरे धीरे आ रहा है, मतलब टाइम ज़्यादा लगाएगा। तो ए टू बी जाने की स्पीड जो हो गई वो 36 किलोमीटर पर हावर, लेकिन बी से ए पे आने की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है ना। और दोनों के बीच में ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर। ए और बी के बीच की जो स्पीड जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर। सबसे पहले हमने लिखा भाई जो जो हमको दे के रखा है पहले उसको हम लिखते हैं। तो हमको जो ए से बी तक जो जाने वाला वेलोसिटी है उसको हमने v1 मान लिया, और v1 हमको दे के रखा है 36 किलोमीटर पर हावर। बी से ए तक पहुंचने वाला जो वेलोसिटी v2 है वो है 18 किलोमीटर पर हावर, 18 किलोमीटर पर हावर। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस यानी कि जाने में कितनी डिस्टेंस कवर हुई 40 किलोमीटर, आने में कितनी डिस्टेंस कवर हुई 40 किलोमीटर, अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2। T1 T2 टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 40 और 40 80 हो गया। अब इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो 40 है जाने की स्पीड है 36 प्लस आने की भी डिस्टेंस तो 40 है लेकिन आने की स्पीड क्या है 18 है, ऊपर 80 एज इट इज। इन दोनों का 18 और 36 का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालेंगे 36 आएगा, 36 से 36 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का 40 में इंटू किया तो 40 प्लस 18 से 36 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 का 40 में इंटू किया 80, ये 80 एज इट इज, ये 80 और 40 120, नीचे वाला 36 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 गया, 12 3 जा 36, 8 3 जा 24 किलोमीटर पर हावर, 24 किलोमीटर पर हावर, ये हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा हमको। ये मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल आसान था। ये आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन था इसी में अगर पूछ लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा तो आंसर क्या होता? अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है, देखे जा रहा हूं, बताता हूं। अगर एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा जाता, एवरेज अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाता है तो उसका फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? हमने डिस्प्लेसमेंट को समझा था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन क्या हो रहा है कि वो ए से गया बी पे और बी से फिर वापस आ गया ए पे, मतलब वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो यहीं पे ए पे ही हो, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं उसका।
यानी इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, 0 हो गया, तो ऊपर 0 हो जाएगा। टोटल जो भी टाइम हुआ t1 प्लस t2, इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाना, 0। यानी एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका, इसी क्वेश्चन का अगर पूछते तो एवरेज वेलोसिटी आपका क्या हो जाता, 0 हो जाता। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद में आगे की हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, वन डायमेंशन मोशन की आगे की जो थ्योरी है उनको भी हम लोग समझेंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल भोपाल टू इंदौर एट ए स्पीड ऑफ कितनी स्पीड के साथ, एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर, 60 किलोमीटर पर हावर, एंड रिटर्न इंदौर टू भोपाल at half distance at speed 40 किलोमीटर पर हावर and half distance 80 किलोमीटर पर हावर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। पहले क्वेश्चंस को समझना जरूरी है, क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले हम उसको समझते हैं। देखिए जरा, ये भोपाल से इंदौर जा रहा है, भोपाल से कहाँ जा रहा है, ये इंदौर जा रहा है। ठीक है, भोपाल से इंदौर जा रहा है। अब भोपाल से ये इंदौर जाता है तो जाने में, अब इसकी पहले अब हमको डिस्टेंस देके नहीं रखी है कि भोपाल से इंदौर के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है ना, चलो हम मान लेते हैं भोपाल से इंदौर की एंड यहाँ पे देके रखते हैं, गिवन डिस्टेंस बिटवीन भोपाल टू इंदौर बी 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर हमको डिस्टेंस देके रखी है। तो भोपाल से इंदौर की डिस्टेंस हमारे पास 200 किलोमीटर जा रहे हैं ये। ठीक है ना, जाएंगे तो 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन आते टाइम गड़बड़ हुई। आते टाइम ये आधी डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तो ये 30 किलोमीटर पर हावर से चलते हैं, और बाकी जो 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस हैं ये चलते हैं 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। आते टाइम जो है इन्होंने दो अलग अलग स्पीड के साथ में, पहले तो बिल्कुल आराम से है, स्लो है, ठीक है ना, फिर लग रहा है कि एकदम हमको जल्दी से जाना है तो फिर एकदम से स्पीड बढ़ाए 80 किलोमीटर से। ठीक है, अब हमको टोटल एवरेज आने और जाने में टोटल एवरेज स्पीड हमको निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। ठीक है, हमारा तो फार्मूला जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो हमने लगाया, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो टोटल डिस्टेंस कितना, जाने का 200 किलोमीटर प्लस आने का 200 किलोमीटर। ठीक है, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, जाने का टोटल टाइम t1 बाय वेलोसिटी कितना 60, आने के भी दो टाइम हैं, आने के दो टाइम हैं, यहाँ से यहाँ तक में आने में जो टाइम लगा और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, तो आने का जो टाइम है ये t2 बाय 30 और प्लस t3 बाय 80। अब ये टोटल टाइम हुआ, समझ में आ गया सभी को। टाइम जो भाई जितनी डिस्टेंस का जो टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गया, इसमें टाइम t1 लग गया। अब यहाँ से पहले यहाँ पे आया, इस स्पीड से जो टाइम लगा प्लस यहाँ से जो यहाँ तक आया जो टाइम लगा, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो टोटल आपका टाइम हो जाएगा। समझ में आ गया
बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। चलो ये तो ऊपर हो जाएगा 400 यानी 400 हो गया, ठीक है। नीचे अब हम एलसीएम लेते हैं, नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। मैं एलसीएम लेता हूँ इधर, एलसीएम लेना सभी को आता है। तो ये 60, 30 और 80 का हमने लिया एलसीएम। एलसीएम लेंगे हम, चलो देखिए पहले 2 से किया तो ये हो जाएगा 30, ये 15, ये 40, फिर 2 से किया ये हो गया 15, ये 15, ये 20, फिर 2 से किया ये 15, ये 15, ये 10, फिर 2 से किया ये 15, ये 15 और ये 5। चलो अब 3 से कर लेते हैं, 3 5 जा 3 5 जा 5 एज इट इज। फिर 5 से किया 1 1 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 15, 16 इंटू 15, 240। एलसीएम आ गया हमारा 240। चलो ठीक है, तो यहाँ पर 240 दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। 240 लिखा डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। 60 से इसको डिवाइड किया 4 टाइम्स, तो ऊपर क्या हो गया आपका 41, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है ना। ये जो टाइम है ये आपकी डिस्टेंस d, ये d1 डिस्टेंस और ये d2 डिस्टेंस। तो ये d जो डिस्टेंस है ये तो कितनी है आपकी 200। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, 200 इंटू कितना 4, तो 200 इंटू 4 यानी कि 800। 4 का 200 में इंटू किया तो 800 प्लस, अब इससे इसको डिवाइड किया 8 जा, ठीक है ना। अब ये 8 की वैल्यू यहाँ पे d1 डिस्टेंस क्या है, ये आपके पास 100 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या 100 है। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 200 आपका आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सभी को, ठीक है ना। वो T1 T2 की जगह पे मैंने अब ये क्या उनकी वैल्यू डाल दी है। अब जो है आपका यहाँ पर इससे इसको डिवाइड 8 जा तो ये हो जाएगा ये भी 800 प्लस 80 से इसको डिवाइड किया 3 तो ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है ना। अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा ऊपर तो 400, नीचे आपका हो जाएगा 16 17 18, 1800, ये पलट के जाएगा ऊपर 240 ऊपर, 10 से 10, 10 से 10, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ठीक है। 4 4 जा 16 बाय 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53.3 किलोमीटर पर आवर, 53.3 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगी उसकी एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड। और अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 0, भाई जहाँ से गया था भोपाल से गया था वापस भोपाल में आ गया, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें और हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम देखने वाले हैं या समझने वाले हैं या सीखने वाले हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ नाम से ही कुछ गड़बड़ लगती है हमको। ग्राफ में क्या समझाएंगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ग्राफ समझना बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी है। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होते क्या हैं, इस बात को थोड़ा हम लोग समझे। यानी कि इसमें क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव कराएंगे, ठीक है ना, उसकी मोशन करवाएंगे। अलग अलग केसेस लेंगे हम, तो एक्स एक्सिस पे तो हम टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, और हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अलग अलग कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट करता है तो ग्राफ कैसा आता है, ठीक है ना। देखिए जरा, सबसे पहले हम जैसा मैंने बताया एक्स एक्सिस में हम टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस में हम डिस्प्लेसमेंट को लेंगे। वाई एक्सिस में हमने किसको ले लिया, डिस्प्लेसमेंट को। एक्स एक्सिस में आपने टाइम को लिया है और वाई एक्सिस में आपने डिस्प्लेसमेंट को लिया है, ठीक है ना। अब सबसे फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, सीधा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। अब समझो जरा, ये सीधा ग्राफ दिखाई दे रहा है, इससे क्या बात समझ में आ रही है। सीधा ग्राफ अगर हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है तो हमारे दिमाग में क्या समझ में आ रहा है, दिमाग की बत्ती क्या जल रही कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। तो हमने
फिर उसको ध्यान से देखा, इसको समझा कि ये टाइम मतलब ये यहाँ पे चलो 0 टाइम था, यहाँ T1 टाइम, ये T2 टाइम, टाइम इधर से इधर जाने पे टाइम बढ़ रहा है, T4 टाइम हो गया, T5 टाइम हो गया, T6 हो गया, T7 भी हो गया, कंटिन्यू चल रहा है। अब ये मान लो ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, ये 20, 25, कुछ तो भी टाइम मान सकते हो, सेकंड में ले सकते हो, आवर में ले सकते हो। आपने देखा कि जब टाइम 0 था तो उस समय सपोज करो ये यहाँ पे 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये 20 मीटर है और ये 25 मीटर पे ये कोई सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसका डिस्प्लेसमेंट था 25 मीटर, 25 मीटर था। जब आपने घड़ी में देखा कि टाइम अभी 0 है, इस समय जो है ऑब्जेक्ट जो है 25 मीटर पे है, फिर आपने 5 मिनट के बाद में देखा, फिर भी देखा ऑब्जेक्ट 25 मीटर पे ही है, फिर आपने देखा 10 मिनट के बाद में ऑब्जेक्ट 25 मीटर, 15 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट 25 मीटर, 20 के बाद 25, 30, 35, 25, 25, 25। ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक जैसे ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे बैठा हुआ है, वो हिलडुल नहीं रहा है। इसका मतलब वो जो है ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। बात समझ में आई ना। हमने समझा था कि अगर कोई सा ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीज़ों की कंपेयर में अगर नहीं चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो रेस्ट में है। तो यहाँ पर हमने देखा टाइम के अक्रॉस में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट यहीं पर रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, 25 मीटर पे है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, फर्स्ट वाला आपका जो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर सीधी लाइन आता है तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में डिनोटेट करता है। ये ग्राफ हमको ये सिखाता है कि गिवन ग्राफ जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्ट वाली कंडीशन का है, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रुका हुआ है, बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। हाँ, समझ में आ गया, ठीक है, ओके, सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। दूसरा ग्राफ हम समझते हैं। दूसरा ग्राफ हमने देखा तो दूसरा ग्राफ इस टाइप से है, इससे सीधी लाइन। अब हमने देखा कि यहाँ पे T1 टाइम पे ये क्या है, 5 मीटर है, T2 टाइम पे हमने देखा 10 मीटर है, T3 टाइम पे 15 मीटर है, फिर इस पे 20 कंटिन्यू, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, 5 पे डिस्प्लेसमेंट 5 है, 10 पे 10 है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। हो सकता है कि 5 सेकंड हो, 5 सेकंड में 5 मीटर चलता है, फिर अगले जो 5 सेकंड है उसमें भी 5 मीटर ही चलता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या शो कर रहा है। अब इसका मतलब तो है कि ऑब्जेक्ट तो चल रहा है, फिर टाइम बढ़ रहा है, उसके साथ में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। पहले 0 था, पहले 0 पे था, अब धीरे धीरे उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब रेस्ट वाली कंडीशन तो नहीं है, लेकिन हमने देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही कवर करता है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, हमने यही तो समझा। यूनिफॉर्म मोशन 2 टाइप की मोशन होती है, या 2 टाइप का, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो आप, यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हो आप, ठीक है ना। स्पीड तो नहीं बोलेंगे हम अभी, तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है ना, बराबर। यूनिफॉर्म स्पीड नहीं बोलेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या समझा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोगों ने समझा है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है तो ऐसी जो वेलोसिटी होती है उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारा एक्सीलरेशन 0 हुआ था, ठीक है। ये बात मैंने समझाई थी कि वेलोसिटी में अगर चेंज होगा तो ही तो एक्सीलरेशन जनरेट होगा, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है आपका 0। लेकिन अभी हमको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब हमको क्या दिया, एक ग्राफ इन्होंने बना के दे दिया और उसमें ये लिखा कि ये इधर और ये इधर, ये यहाँ पे A लिख दिया और यहाँ पे B लिख दिया, ठीक है ना। और आपको बोल दिया बताओ ये ग्राफ, आप ये ग्राफ देख के आपको क्या समझ में आता है, ठीक है ना। अब हमने दिमाग लगाया कि यार कुछ तो हमने समझा था इसमें, तो हमने फिर यहाँ से कि T1 टाइम पे डिस्टेंस इसकी 5 से कम कुछ तो भी है, ठीक है ना। और इसी T1 टाइम पे ऊपर वाले की 5 से ज़्यादा जा रही है डिस्टेंस। इसी तरह से T2 टाइम पे
इसकी जो डिस्टेंस 10 से कम जा रही, इसी t2 टाइम पे इसकी जो डिस्टेंस है वो 15 के आसपास जा रही। अब हमको ये समझ में आया कि एक पर्टिकुलर टाइम में इसकी वेलोसिटी तो कम है क्योंकि ये कम डिस्टेंस चल रहा है, और उसी पर्टिकुलर टाइम में ऊपर वाला ज़्यादा डिस्टेंस का, मतलब कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब अगर इसका वेलोसिटी v1 है, इसका v2 है, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। ये बात समझ में आ गई हमको। दो ऑब्जेक्ट का अगर इस तरह का ग्राफ है तो ये हमको शो कर रहा है कि जो ग्राफ ऊपर होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जो ग्राफ नीचे होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। समझ में आ गया सर ग्राफ का मतलब? अगला ग्राफ समझाओ। ठीक है, अगला ग्राफ समझाते हैं हम। देखिए जरा आगे वाले ग्राफ को हम देखते हैं। आगे वाला जो ग्राफ हमने देखा ऐसा बन रहा है कुछ, हो इस टाइप से ग्राफ आ रहा है। इस ग्राफ का क्या मतलब? ये जो ग्राफ है इसमें फिर हमने देखा कि ये t1 जो टाइम है इसमें 5 मिनट, t2 जो टाइम है इस पे 12:30 पे पहुंच गया, t3 टाइम पे ये कहाँ पर, ये मतलब एक कोई उसका फिक्स ही नहीं भाई, एक टाइम में तो 5 चला, अगले वाले में क्या चल दिया, 7 साढ़े 7 चल दिया, फिर अगले वाले में और कुछ चल दिया। याद करो अगर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट के द्वारा डिफरेंट डिस्टेंस कवर होती है या डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। तो ये ग्राफ हमको शो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, या हम ये बोल सकते हैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो कर रहा है। ग्राफ शो बाय द इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया? ओके, अगला ग्राफ बताइए। अगला ग्राफ देखते हैं। अगला जो ग्राफ हमने देखा उसमें हमको मिल रहा है कि ग्राफ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा 5 से कुछ ज्यादा, यहाँ पर देखा ये, यहाँ पर देखा ये, ठीक है ना, यहाँ पर देखा ये, ठीक है ना, फिर देखा ये, ठीक है, और फिर कंटिन्यू घट रहा। अब यहाँ पर भी देखिए जरा, यहाँ पर जो हमने ग्राफ देखा है इसमें भी वेलोसिटी तो डिफरेंट चेंज हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, पहले तो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, फिर फिक्स हो गया और लगभग फिर डिक्रीज होने लगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ग्राफ आपका डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज होने लगा। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है डिक्रीजिंग वेलोसिटी को, डिक्रीजिंग वेलोसिटी को। मतलब क्या हो रहा है भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उससे के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हो रही है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो कम हो रहा है। मतलब ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ जो है आपको टाइम डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें हमने देखा एवरेज वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखा, और साथ ही साथ में हमने टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को देखा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं।